तो हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में केमिस्ट्री में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत किए थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक लेक्चर डाले थे। इस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे बताएंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को। पिछले लेक्चर में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत की थी उसमें बेसिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक क्या है। पहले लोग एटम के बारे में क्या सोचते थे, अब एटम के बारे में क्या सोचते हैं, कि ओल्ड कंसेप्ट क्या था एटम का, मॉडर्न कंसेप्ट एटम का क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, कौन कौन से एटम को बनाने में कौन कौन से जो होते हैं अणु वो कौन कौन से होते हैं। पहले अनडिविजिबल माना जाता है कि तोड़ा नहीं जा सकता एटम को, बट फिर बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। एटम में होता क्या क्या है ये भी जान गए थे। अब उस कंसेप्ट से, पुराने कंसेप्ट से जो नए कंसेप्ट तक आए हैं हम लोग, तो उसमें जो उस टाइम पीरियड में क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, कौन कौन से साइंटिस्टों ने किस किस एक्सपेरिमेंट को करके ओल्ड कंसेप्ट को न्यू कंसेप्ट में जनरेट किया, उसी के बारे में पढ़ना है हमको, उसी के बारे में देखेंगे आज। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखिए, उस ओल्ड कंसेप्ट से न्यू कंसेप्ट आने के लिए कई थ्योरियाँ दी गई, कई मॉडल दिए गए एटम के। सब मॉडल को हम बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक दिया गया थॉमसन मॉडल, फिर दिया गया रदरफोर्ड मॉडल, फिर दिया गया बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल, जो बोहर्स मॉडल है ना, सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है बोहर्स मॉडल से। और फिर आ जाता है सोमरफील्ड मॉडल। सोमरफील्ड मॉडल, और फिर लास्ट में जो सबसे आगे अंत में दिया गया वो दिया गया क्वांटम मॉडल। और ये क्वांटम मॉडल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो पूरे मॉडल में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशन लाया एटॉमिक थियरियों में, बोहर्स मॉडल और क्वांटम मॉडल और ये सोमरफील्ड, रदरफोर्ड, थॉमसन, तो ये सिर्फ बेसिक है, इसका यूज नहीं होता है क्योंकि अधिकतर गलत साबित कर दिया गया है। बोहर्स मॉडल, क्वांटम मॉडल, ये सब बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये सब 5 मॉडल दिए गए, 5 मॉडल से हम ओल्ड कंसेप्ट को न्यू कंसेप्ट में ला सकें। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जो सबसे पहले, ये सिर्फ 5 मॉडल नहीं है, पूरा एटॉमिक थ्योरी इसी 5 ऊपर बताया गया। बस इस 5 को पढ़ लेंगे, एटॉमिक थ्योरी ख़त्म। लेकिन आसानी से, इतना आसान थोड़ी है पढ़ना 5 मॉडल। ठीक है, तो लेकिन हम शुरू से धीरे धीरे शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे सब पढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हम सबसे पहले पढ़ेंगे, लिख लीजिए थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल। देखिए, थॉमसन मॉडल जो दिया गया ना, उसको देने वाले, थॉमसन मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था, जो साइंटिस्ट थे वो थे जे थॉमसन। थॉमसन मॉडल को जो दिए वो थे जे थॉमसन। ठीक है, तो जे थॉमसन ने उस मॉडल को देने के लिए कहा क्या कि इस मॉडल को, थॉमसन मॉडल को हम लोग एक नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम ना प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, या इसको प्लम पुडिंग, या फिर इसको हम वाटरमेलन के नाम से भी जानते हैं, वाटरमेलन मॉडल। थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल से नाम, प्लम पुडिंग का मतलब समझ ही गए, वाटरमेलन का मतलब समझ ही रहे ना, कि प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल के नाम से जानते हैं। जैसे कि तरबूज होता है ना, तरबूज होता है और उसके अंदर देखें कहीं कहीं उसका बीज लगा होता है। तरबूज होता है पूरा लाल सा, फिर उसके अंदर कहीं कहीं बीज लगा होता है काला काला। ठीक है, होता है ना। तो इसी प्रकार जो थॉमसन ने कंसेप्ट दिया था एटम का, उन्होंने ऐसे ही कहा था कि पूरा जो एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन उसमें निगेटिव चार्ज कहीं कहीं धंसे होते हैं। जैसे तरबूज में होता है कि पूरा तरबूज होता है, उसमें कहीं कहीं उसका बीज धंसा होता है। वैसे ही उन्होंने कहा कि जैसे कि पूरा जो एटम होता है ना, वो पूरा पॉजिटिव होता है, लेकिन उसमें कहीं कहीं निगेटिव चार्ज धंसे होते हैं। इस कंसेप्ट से मतलब समझ रहे हैं कि पहले भी एटम को लगभग न्यूट्रल ही माना जाता था, कि प्लस निगेटिव पॉजिटिव करके।
जैसे कि ये पूरा एटम पॉजिटिव है पूरा, और इसमें कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज ऐसे ऐसे धंसे हैं, ठीक है। ये पूरा एटम पॉजिटिव है, कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज इसमें धंसे होते हैं, इसीलिए इसको थॉम्सन मॉडल को प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल के नाम से जाना जाता है। पूरा जैसे पूरा प्लम पुडिंग या जैसे वाटरमेलन में तरबूज समझ लीजिए कि तरबूज में जैसे पूरा तरबूज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं उसके बीच धंसे होते हैं ना, वैसे ही पूरा ये जो होता है गोला वो पॉजिटिव होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं धंसे होते हैं, इसीलिए थॉम्सन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। और इसी प्लम पुडिंग मॉडल से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1896 ईस्वी में, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी 1896 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की। इससे ज़्यादा सवाल आता नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बस इतना ही है, इससे ज़्यादा क्या, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि थॉम्सन मॉडल को जो देने वाले थे साइंटिस्ट उनका नाम था जे थॉम्सन, और उन्होंने उसको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल के नाम से इस समय जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जैसे तरबूज होता है, तरबूज में जैसे तरबूज होता है उसमें कहीं कहीं उसके बीज धंसे होते हैं, वैसे ही पूरा जो स्फेयर होता है ना, पूरा जो गोला होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं धंसे होते हैं, इसीलिए इसको वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। ये थॉम्सन का कंसेप्ट था एटम को लेकर, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। चला है कि नहीं भाई वीडियो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं फिर। हो गया, मिटा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। थॉम्सन मॉडल हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ना, वो देना है दो मॉडलों पर। सबसे ज़्यादा जो हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल और क्वांटम मॉडल, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सब इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और थॉम्सन मॉडल में बस इतना था ही, ये मत सोचिए कि बस थोड़ा सा होता है, इतना था ही, बस यही है ही। उसी को 50 लाइन में लिख देगा कि जैसे यहाँ पर हुआ, अनुभव किए, लैब में गए, ये देखा वो देखा, उसके बाद जैसे उन्होंने बताया तरबूज होता है, फिर बताया इलेक्ट्रॉन यहाँ धंसे होते, तो इसी को 50 लाइन में लिख कर थॉम्सन मॉडल देगा। लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि क्या है कंसेप्ट, बस उतना ही कंसेप्ट है ही थॉम्सन मॉडल का, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल देखिए क्या है कि जैसे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया जब लेबोरेटरी में, तो उन्होंने एक सीट लिया गोल्ड का सीट लिया, और इतना पतला सीट लिया कि लगभग उसका जो प्रत्येक सीट जो है ना बना हो, उसका एटम से एटम कांटेक्ट होकर बना हो, इतना पतला सीट होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा पतला सीट लिया एटम का, ताकि एक एटम दूसरे एटम से ऐसे कांटेक्ट होते, एटम पर एटम ना हो, एटम से एटम होते हुए बहुत पतला सीट बनने, उसको गोल्ड का सीट लिया। और उन्होंने जब देखा ना, तो उन्होंने देखा कि जब उस पर अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया, तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल देखा कि उस सीट के आर पार चले जा रहे थे। एक इंडिविजुअल एटम को लिया फिर, तो उस इंडिविजुअल एटम से देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल उस एटम के आर पार पूरे चले जा रहे थे, कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, कुछ अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे कुछ एंगल पर, कुछ जो है टोटली रिट्रेस कर दे रहे थे अपने पाथ को टोटली रिट्रेस कर दे रहे थे, यानी जिस लाइन से आ रहे थे उसी लाइन से चले जा रहे थे पूरा, यानी टोटली रिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक्सपेरिमेंट उनका देखिए, एक्सपेरिमेंट क्या किया कि जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट लिया जो अल्फ़ा पार्टिकल देता हो। अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे कि देखिए हीलियम होता है ना 2He4 हीलियम होता है, तो हीलियम मतलब 2 प्रोटॉन है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा, यानी हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जब हीलियम दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, निकाल देता है, तो इस पर 2 पॉजिटिव आ जाते हैं, इसी को हम कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, यानी न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज नोन एज अल्फ़ा पार्टिकल। यहाँ पर लिख लीजिए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इक्वल्स टू अल्फ़ा पार्टिकल, मतलब हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ना वही होता है अल्फ़ा पार्टिकल। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज नोन एज अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, न्यूक्लियस का
हीलियम का न्यूक्लियस होता है, यही होता है। हीलियम पर +2 चार्ज अल्फा पार्टिकल लेना जाता है, ठीक है। तो उन्होंने जब एक सीट लिया, मान लीजिए सीट का कोई एक इंडिविजुअल एटम लिया, अब जब इस एटम पर अल्फा पार्टिकल ये है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा पार्टिकल ऐसे लिख दीजिए या फिर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए अल्फा पार्टिकल। तो इन्होंने इस पर जब बम्बार्डमेंट कराया अल्फा पार्टिकल का, तो उन्होंने देखा ना कि कुछ चार्ज, कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो तो सीधे निकल जा रहे थे, कुछ अपने मार्ग से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, ध्यान से देखिएगा। और कुछ जो है ना सेम एंगल पर जिस पर जा रहे थे उसी पर आ जा रहे थे। यानी कि उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल जब जा रहा था कुछ तो डायरेक्ट उस एटम से निकल जा रहे थे, कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ ऐसे निकल रहे थे और कुछ ऐसे निकल रहे थे और कुछ सीधे निकल जा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्या बात होगी, उनके पास दिमाग था ना, उनके पास दिमाग था तभी तो सोचा। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल्स तो निकल जा रहे हैं उस एटम के आर पार, कुछ तो नहीं निकल पा रहे हैं, और कुछ टोटली डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने देखा इसके पीछे रीज़न क्या है, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने सोचा कि जब भाई हीलियम अल्फा पार्टिकल है, वो तो हीलियम का न्यूक्लियस है, यानी हीलियम का न्यूक्लियस मतलब कि इस पर +2 चार्ज है, इस पर +2 चार्ज है, ठीक है। तो हीलियम का न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना ठीक है। हीलियम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हीलियम पर +2 चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ ना भाई, समझ रहे हैं ना। हीलियम पर +2 चार्ज पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो उन्होंने सोचा कि ज़रूर उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो वह पॉजिटिव चार्ज हीलियम को रिपेल कर रहा है। अल्फा पार्टिकल को रिपल्सन का मतलब कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो रिपल्सन होगा, क्योंकि ये अभी पॉजिटिव चार्ज हुआ, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ज़रूर उसके न्यूक्लियस में कोई पॉजिटिव चार्ज है, तभी वहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, यानी कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से पॉजिटिव चार्ज की खोज की, जिसको नाम दिया प्रोटॉन, और उन्होंने यह खोज 1920 ईस्वी में की थी, ठीक है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज 1920 ईस्वी में इस प्रकार कर दी। समझ में आ गया, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए, जब रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में खोज की, तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कई तथ्य निकाले, कई फैक्ट निकाले, और उन्होंने बताया कि भैया बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लगभग 10,000 में से एक पार्टिकल है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब जो अपने पोजीशन को रिट्रेस कर रहा है, अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है 10,000 में से एक पार्टिकल से। यानी आप सोचिए कि जैसे कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर पार्टिकल में से 10,000 पार्टिकल आप डालें, उसमें से एक ही अपने पाथ को रिट्रेस किया, यानी कि बहुत ज़्यादा पार्ट तो उसका एम्प्टी रहेगा, खाली रहा होगा, तभी तो आर पर चला जा रहा है बहुत ज़्यादा। 9,000 मतलब 10,000 में से 9,999 पार्टिकल किसी न किसी एंगल पर मुड़ जा रहे हैं, कहीं सीधे निकल जा रहे हैं, ये सब, लेकिन एक ही पार्टिकल है जो अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। यानी इससे कन्फर्म है कि यानी डायरेक्ट उस पर कोलिजन करेगा तभी तो वो कोलिजन नहीं करेगा, रिपल्सन डायरेक्ट होगा तभी तो पाथ को डायरेक्ट रिपल करेगा, रिट्रेस करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर पाथ को रिट्रेस नहीं कर रहा है, किसी न किसी एंगल पर सब निकल जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि मैक्सिमम जो भाग है, मैक्सिमम जो वॉल्यूम है उस एटम का एम्प्टी है ना। तो उन्होंने कहा पहला उन्होंने कंसेप्ट दिया कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम पार्ट जो है एटम के एम्प्टी है, मैक्सिमम पार्ट एटम के एम्प्टी। पहले ये हो गया मैक्सिमम पार्ट, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा के तब बता रहे हैं। पता नहीं दिखाई दे रहा है नीचे कि नहीं, हाँ भाई दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तो बता ही सकते हैं मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है। उन्होंने दूसरा कहा कि 1/10,000
is retrace their path, यानी कि 10,000 में से एक पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। उन्होंने तीसरा कहा कि इन न्यूक्लियस देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम जो है मतलब कि उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। इन्होंने ये बता दिया। ये नोट कर लीजिए, वीडियो रोककर फिर मिटा के बता रहे हैं। हो गया, मिटा रहे हैं। रदरफोर्ड जान ही गए हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल बता रहा है, तो इसमें लिखने वाली कोई बात रही है। उन्होंने बता दिया कि उसके न्यूक्लियस में मैक्सिमम पार्ट है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अगला बताया चौथा, व्हेन bombarded the alpha particle maximum number of particle across the atom, यानी कि अगर बम्बार्डमेंट किया गया अल्फा पार्टिकल का तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल अक्रॉस कर गए sum of alpha particle deflect their path, और कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर गए। ठीक है, कुछ आर पर कर गए, कुछ डिफ्लेक्ट कर गए कुछ एंगल पर, एट सम एंगल एंड one of 10,000 deflect at 360 डिग्री, यानी कि कुछ पार्टिकल तो सीधे आर पर निकल गए, कुछ पार्टिकल कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट कर गए, और एक जो है उसमें से 10,000 में से एक पार्टिकल सीधे गया और एक 360 डिग्री पर चला है। ठीक है, वही कंसेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए। उन्होंने जानते हैं रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने न्यूक्लियस और एटम के वॉल्यूम को भी फाइंड आउट कर लिया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस और एटम के वॉल्यूम को भी फाइंड आउट कर लिया था कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम और एटम का वॉल्यूम होता क्या क्या। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, और ये रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, लेकिन अगर हम एडवांस क्वांटम मॉडल देखें, क्वांटम मॉडल देखें, तो क्वांटम मॉडल के अकॉर्डिंग एटम का कोई, न्यूक्लियस का तो हो सकता है लेकिन एटम का कोई कदे सर्टेन वॉल्यूम है ही नहीं, इनफाइनाइट तक इसका रेडियस जाता है। अगर हम क्वांटम मॉडल देखें तो इसका रेडियस इनफाइनाइट तक जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहाँ पर होगी वहाँ तक, मतलब कि प्रोबेबिलिटी बढ़ती घटती रहती है। अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं अलग अलग टाइप्स के, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी प्रोबेबिलिटी बढ़ती घटती रहती है। कहीं कहीं हम आगे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, चिंता लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर क्वांटम मॉडल के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो एटम का कोई एक सर्टेन वॉल्यूम नहीं हो सकता। लेकिन एक मोटा मोटी तौर पर रदरफोर्ड ने जो बताया, उन्होंने बताया कि जो एटम का जो वॉल्यूम होता है ना, एटम का वॉल्यूम वो होता है 10⁻⁻10, ठीक है, और मीटर क्यूब। और उन्होंने जो बताया न्यूक्लियस का उन्होंने बताया कि 10⁻50 मीटर क्यूब होता है न्यूक्लियस का वॉल्यूम।
अगर यहाँ पर देखें ना, यानी 10⁻⁻10 बाई के 10⁻⁻15, यानी यहाँ पर हटाएं तो 10⁵ यानी कि अगर देखें तो 1,00,000 गुना एटम बड़ा होता है न्यूक्लियस से। सोचिए कि इतना छोटा सा एटम होगा ना, मतलब समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसमें 1,00,000 मकान है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा, उसमें 1,00,000 रूम है, और उस 1,00,000 रूम में एक रूम उसका न्यूक्लियस होगा। मतलब कि 1,00,000 रुपया दे जाए, 1 रुपया लेंगे उसमें से, वही उसका न्यूक्लियस होगा। मतलब 1,00,000 टाइम्स बड़ा होता है एटम उसके न्यूक्लियस से। सोच लीजिए कितना बड़ा होगा उसका एग्जिस्टेंस न ही के बराबर होता है न्यूक्लियस, बहुत छोटा होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं भाई टाइम कितना हुआ। ठीक है भाई, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा रहे हैं। तो भाई देखिए, अब उन्होंने बता दिया कि एटम का न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर में उसका पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उन्होंने ये बताया कि एट न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट एंड इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने क्या कि पॉजिटिव चार्ज तो एग्जिस्ट करता है उसके सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ मूव करते हैं। यहीं पर उनका एक गलती हो गया कि मूव करता है, इनमें कुछ पॉइंट नहीं जुड़े उन्होंने, यही उनका ड्रॉबैक बन गया। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं और वह चारों तरफ मूव करता है इलेक्ट्रॉन उसके। ठीक है, उन्होंने कहा ना कि जैसे उन्होंने रेडियस बताया न्यूक्लियस का, कि जैसे कोई एटम है उसका अगर एटॉमिक मास आपको पता है, अगर कोई एटम है उसका एटॉमिक मास आपको पता है, तो आप उसके न्यूक्लियस का साइज निकाल सकते हैं। उसके न्यूक्लियस का साइज मतलब न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते हैं। तो उन्होंने न्यूक्लियस के रेडियस को निकालने के लिए एक थ्योरी दिया कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपको रेडियस निकालना है न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के पावर 1/3। यानी कि अगर आपको, या फिर अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइए, तो रेडियस आप न्यूक्लियस निकालने के लिए 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मल्टीप्लाइड बाई ए के पावर 1/3। जैसे कि एटॉमिक मास आपको पता है ना, तो आप उसके न्यूक्लियस का साइज निकाल सकते हैं। हर एक न्यूक्लियस का, हर एक एटम के न्यूक्लियस का साइज डिफरेंट होगा, हर एक एलिमेंट के न्यूक्लियस का साइज डिफरेंट होगा। क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घटते बढ़ते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में होगा नहीं, मतलब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या तो घटती बढ़ती रहेगी। किसी में ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाएगा, किसी में कम होगी तो न्यूक्लियस का साइज छोटा हो जाएगा। मतलब अगर हम देखें ना, तो जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम की अगर देखें, अगर एल्युमिनियम के न्यूक्लियस का साइज देखना चाहें हम, तो 1.33 इंटू 10⁻⁻15 और 27 के पावर 1/3 यानी 3 मल्टीप्लाइड कर लीजिए 3.99 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये मीटर में होगा। यानी कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास पता है और न्यूक्लियस का साइज पूछा है, तो ये रिलेशन से आप आराम से निकाल सकते हैं कितना होगा। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ये भी रटना है तो रट लीजिए, लेकिन अगर निकालना होगा तो ये निकालिएगा। ठीक है, अगर आपको रेशियो दे दिया कि इसका साइज इतना है, इसका साइज इतना है, इसके न्यूक्लियस का इतना, तो बताइए इसका एटॉमिक मास, दूसरे का रिलेशन दे दिया तो ये पर निकालेंगे आराम से, प्रोपोर्शनलिटी साइन से काम हो जाता है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल एटम का पूछता है कि बताइए इसका रेडियस क्या होगा, तो आप ये वाला कंसेप्ट लगा के आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पहले वीडियो को। नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। हो गया तो मिटा दें। ठीक है, अच्छा जानते हैं एक, अब जैसे कि अगर हमको जानना पड़े, पढ़ना पड़े ड्रॉबैक, ये
पढ़ लिया हम रदरफोर्ड। अच्छा रदरफोर्ड का कंसेप्ट पूरा सही हो जाता तो हमको काहे आगे फिर बोर्स मॉडल पढ़ना पड़ता, फिर काहे हमको सोमरफील्ड और क्वांटम मॉडल पढ़ना पड़ता, नहीं पड़ता ना अगर उनका कंसेप्ट सही हो जाता। तो देखिए चेंजेस क्या क्या हुए। थॉमसन मॉडल तो एकदम ख़राब है, एकदम गलत है। रदरफोर्ड मॉडल कुछ हद तक सही है। रदरफोर्ड में कुछ ड्राबैक आ गई। ड्राबैक ये आ गई कि जैसे कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है ना तो वह हमेशा एनर्जी निकालेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालता है। और वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करते करते एनर्जी को, जैसे ड्राबैक पूछा गया रदरफोर्ड के, इसीलिए रदरफोर्ड की थ्योरी को भी फेल करना पड़ा। रदरफोर्ड की थ्योरी को पूरी मान्यता नहीं मिल पाई। नहीं तो आज अगर सही हो जाता तो क्यों हम बोर्स मॉडल पढ़ते, फिर नहीं पढ़ते ना। तो कहीं कुछ ना कुछ ड्राबैक आया होगा, कुछ गलतियाँ हुई होंगी रदरफोर्ड से। तो आज हम फिर देखेंगे अब ड्राबैक रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड ड्राबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल लिख लीजिएगा इसको, ड्राबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के ड्राबैक क्या थे कि जैसे उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये तो बात कहा था कि जैसे सेंटर में उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। उन्होंने ये बात कही थी, हम मानते हैं। लेकिन जैसे कि अगर फिर बाद में साइंटिस्टों ने बताया कि जैसे कि अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है तो वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि वह एनर्जी का सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। यानी कि अगर जैसे कि लाइट है तो लाइट आ रही है तो एनर्जी का सोर्स है ना, सूर्य एनर्जी हमको दे रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर वह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकालेगा तो डेफिनेटली है कि उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे कि इस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है। अब जैसे जैसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो एक यह वेव को निकालता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर गया तो यह वेव निकाला, ऐसे ऐसे करते करते एनर्जी ऐसे इसकी कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल दे रहा है तो एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा कि यह इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज में गिर जाएगा। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो निश्चित है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकालेगा और वह अंतिम में जाके इसके सेंटर में गिर जाएगा, ठीक है। और जिससे वह एटम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यह पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यह ख़त्म हो जाएगा। यानी एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं। जब एटम का एग्जिस्टेंस नहीं तो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए इनकी थ्योरी यहीं पर फेल हो गई। उन्होंने नहीं बताया कि एक निश्चित कक्षा में एक सर्टेन सेल में मूव करता है, सर्टेन क्लास में मूव करता है, सर्टेन रेडियस पर मूव करता है। उन्होंने सर्टेनिटी को बताया नहीं था, बस इसी पर एक ड्राबैक था रदरफोर्ड का। उन्होंने बताया था कि मूव करता है, लेकिन ये नहीं बताया था कि निश्चित मूव करता है, निश्चित रेडियस पर मूव करता है, ठीक है। ये देखिए जैसे कि उन्होंने कहा था कि रदरफोर्ड नॉट डिफाइंड द सर्टेन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया था कि सर्टेन रेडियस पर मूव करता है, सर्टेन रेडियस पर घूमता है, सर्टेन रेडियस, निश्चित रेडियस पर, ठीक है। तो यही उनका ड्राबैक था, एक मेन ड्राबैक यही था उनका, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जानते हैं क्या होता है, ठीक है, हम बता रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। ये उनका ड्राबैक था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मतलब फील का रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना दो पार्ट से बना है, मिलकर बना है, इलेक्ट्रिक वेव और प्लस मैग्नेटिक वेव। वह वेव जिसमें इलेक्ट्रिक वेव हो, मैग्नेटिक वेव, दोनों वेव हो, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए ना किसी भी सोर्स की, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि सूर्य से प्रकाश आता है, लाइट, तो वह
किसी मीडियम की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है, वो निर्वात में भी जहाँ वायु नहीं है वहाँ से भी चला आता है। सूर्य जो लाइट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होते हैं ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी भी मीडियम के नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू मूव करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव मैग्नेटिक वेव से मिलकर बनाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक वेव मैग्नेटिक वेव होता कैसे, जैसे कि यह एक्स ये जेड, ऐसे मान लीजिए ये जेड एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस मान लीजिए ये एक्सिस। तो अगर इलेक्ट्रिक वेव वाई एक्सिस की से पैरेलल हो, ठीक है, तो मैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, इससे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि इनके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के जो एंगल होते हैं ना 190 डिग्री होगा हमेशा। जैसे कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल हो वाई डायरेक्शन के, वाई एक्सिस के, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो वो पैरेलल होगा जेड एक्सिस के, यानी कि और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा हाथ, यह मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, और यह मैक्सिमम ऊंचाई तक एक साथ जाते हैं, मिनिमम ऊंचाई तक एक साथ आते हैं। जैसे कि ऐसे ऐसे या एक्सेलरेट करते हैं निर्वात में, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ ऐसे दोनों एक साथ एक्सेलरेट करते हैं। और अगर ये दोनों एक साथ ऐसे एक्सेलरेट करें तो इसका जैसे लाइट का जो प्रोपोगेशन होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मानिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्सेलरेट करते हैं और मूव करता है लाइट ऐसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना भाई, तो और उसका मूवमेंट जो होता है उनके परपेंडिकुलर होता है। तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट जो होगा ना, प्रोपोगेशन जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक्स वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, एक्स डायरेक्शन में लाइट जाएगा, ऐसे करते करते। ठीक है, तो यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वही होता है। इसको नोट करिए। नोट कर लीजिए इसको, सॉरी भाई।